आप सभी का न्यूरोथेरेपी ट्रेनिंग कोर्स में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। न्यूरोथेरेपी ट्रेनिंग कोर्स में आज का जो टॉपिक है, कुछ स्टूडेंटों का शंका समाधान, ठीक है, या कुछ ऐसा सवाल जो स्टूडेंट को अभी भी समझ में नहीं आया है, तो स्टूडेंट के कुछ सवालों का जवाब आपको यहाँ पर मिलेंगे। और केवल ये एक स्टूडेंट का सवाल नहीं है, ऐसे आज देश भर में, दुनिया भर में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो न्यूरोथेरेपी ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो उसका भी ये सवाल हो सकता है। तो आइए उसी सवाल का जवाब आपको यहाँ पर देने का प्रयास करूंगा। मैं अनूप कुमार प्रजापति, वरिष्ठ न्यूरोथेरेपिस्ट रायपुर, और अभी जो मेरे साथ बैठे हैं ये भी स्टूडेंट है जिनके कई सारे सवाल उनके मन में हैं, तो वो अपने मन का जो सवाल है वो मेरे से भी रखने वाले हैं, तो उनका जवाब आपको मिलेंगे, ठीक है। तो आइए चलते हैं सवालों की तरफ, प्रश्नों की तरफ। हाँ जी, क्या सवाल है? मेरा सवाल है, अस्थमा क्या होता है? अस्थमा कितने प्रकार का होता है, कारण इसके लक्षण? जो भी सवाल है बारी बारी से करना। एक ही साथ इतना सारा सवाल करोगे तो सवाल का जवाब फिर देने में फिर अस्थमा क्या होता है बाइफरकेशन करने में मुश्किल जाता है। तो आप एक छोटा छोटा सवाल करके पूछते जाओगे ना, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अस्थमा को सामान्य भाषा में दमा के नाम से भी जानते हैं, दमा के नाम से, ठीक है। और ये अस्थमा या दमा कोई नई बीमारी नहीं है, वो प्राचीन काल से चला आ रहा बीमारी है, ठीक है। वैदिक कालों से आ रहा बीमारी है, जिनका मतलब है श्वास का फूलना, दम लगना, दम घुटना, श्वास लेने में या श्वास छोड़ने में कठिनाई होना, ये सामान्य भाषा है अस्थमा का या दमा का, ठीक है। तो दमा का वास्तविक मतलब क्या है? श्वास लेने या श्वास छोड़ने में कठिनाई का होना या दम घुटने की स्थिति को ही अस्थमा या दमा कहा जाता है, ठीक है। अगला सवाल। प्रकार होते हैं अस्थमा के, कितने प्रकार का होता है क्या कुछ? हाँ, अस्थमा जो होते हैं वो सामान्य भाषा में न्यूरोथेरेपी के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। न्यूरोथेरेपी के अनुसार 3 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला जो प्रकार है, किसी भी रोगी को सोते हुए या बैठते हुए, ठीक है, श्वास लेने में कठिनाई होता है। क्या? लेटे हुए अवस्था में या बैठे हुए अवस्था में, या जब वो व्यक्ति जब कोई भी काम नहीं करता है या काम करता है तो भी श्वास लेने में कठिनाई होता है, तो इस प्रकार के अस्थमा को ही वास्तविक अस्थमा कहा जाता है, जो ज़्यादातर रोगी को सांस लेने में कठिनाई के साथ साथ उनमें कई सारे लक्षण आ जाते हैं, ठीक है। तो पहला प्रकार के अस्थमा क्या है? पहला प्रकार के अस्थमा जिसमें रोगी को सोए हुए अवस्था में या बैठे हुए अवस्था में या जब भी कोई भी काम नहीं करता है तो भी श्वास लेने में कठिनाई होता है, जिसमें आपको कुछ लक्षण भी दिखाई देते हैं। और वो लक्षण क्या है? गले का वो जो गड्ढा है ना, ये उभरा हुआ भाग है ना, उनके नीचे एक गड्ढा है, ठीक है, जहाँ पर क्लेविकल बोन आपस में जुटा, उनके ऊपर गड्ढा है। इस गड्ढा को जब देखते हैं और श्वास लेने के लिए जब बोलते हैं, ये वाले देख लीजिए, ठीक है, जब श्वास लेने के लिए बोलेंगे, जब कोई रोगी श्वास लेता है तो ये गड्ढा अंदर की तरफ जाता है, श्वास लेने पर अंदर जाता है। हाँ, ये मेरा तो सामान्य है, मगर किसी रोगी को जब अस्थमा होता है ना, तो ये गड्ढा और अंदर की तरफ जाता है, तो समझ जाना कि उस रोगी को वास्तविक अस्थमा है, वास्तविक दमा है, ठीक है। तो ये पहले प्रकार का अस्थमा है जिसमें रोगी को श्वास लेने में कठिनाई होती है, श्वास लेने में दिक्कत होता है, श्वास लेने में समस्या आती है, ठीक है। जबकि दूसरा प्रकार का जो अस्थमा है, वो दूसरे प्रकार के अस्थमा को ब्रोंकाइटिस अस्थमा कहते हैं। क्या? ब्रोंकाइटिस। दूसरे प्रकार का? हाँ, दूसरे प्रकार के जो अस्थमा आते हैं वो ब्रोंकाइटिस अस्थमा के नाम से जानते हैं। और ब्रोंकाइटिस जो अस्थमा होते हैं ना, जिसमें रोगी को श्वास छोड़ने में तकलीफ होता है। क्या होता है? श्वास छोड़ने में तकलीफ होता है। और ये कैसे पता चलेगा? जब कोई रोगी सोया हुआ है या बैठा हुआ है या कोई भी काम कर रहे हैं, उस दौरान अगर रोगी को सिर्फ श्वास छोड़ने में तकलीफ जा रहा है या श्वास छोड़ने में तकलीफ हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में रोगी के जो गले का जो गड्ढे वाला भाग को जब देखेंगे, रोगी जब श्वास छोड़ता है तो ये गर्दन जो गड्ढे है ना, वो अभी सामान्य लेवल में है। जब श्वास छोड़ते हैं तो ये बाहर की तरफ आता है, क्या आता है? बाहर की तरफ उठा हुआ दिखाई देता है। ये गड्ढा जो है बाहर की तरफ ऊपर आता हुआ दिखाई देता है, जिससे आप समझ जाना कि रोगी को श्वास छोड़ने में तकलीफ हो रहा है।
ठीक है। तो श्वास बाहर से बाहर आता है तो ब से बाहर और ब से ब्रोंकाइटिस, ठीक है, ये समझने की भाषा है। और अस्थमा में अ से अस्थमा, अ से अंदर, ये गड्ढा है, अ से अंदर, अ से अस्थमा, ये याद रखना। और ब्रोंकाइटिस में ब से ब्रोंकाइटिस, ब से बाहर, ये गड्ढे को देख करके आप पता लगा सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर किसी भी रोगी को अगर श्वास छोड़ने पर अगर तकलीफ हो रहा है, श्वास छोड़ने में तकलीफ हो रहा है, तो इसमें ये गड्ढा बाहर आएगा और रोगी को श्वास छोड़ने में भी तकलीफ होगा, जिसे हम लोग ब्रोंकाइटिस अस्थमा के नाम से जानते हैं। जिनका मुख्य कारण क्या है, जो श्वास नली होते हैं ना, श्वास नली, उनमें इन्फ्लेमेशन होता है। क्या होता है? इन्फ्लेमेशन। श्वास नली में या एयर डक्ट में अगर इन्फ्लेमेशन आ जाते हैं या एयर सेक में अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाते हैं, तो उसके वजह से श्वास छोड़ने में बाहर छोड़ने में तकलीफ होते हैं। तो ऐसे कंडीशन को ब्रोंकाइटिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए, और इसी प्रकार तीसरा जो प्रकार का जो अस्थमा है, वो तीसरे प्रकार के जो अस्थमा होता है जिसे कार्डियक अस्थमा कहते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डियक। और कार्डियक का संबंध है हार्ट से, हृदय से, ठीक है। कार्डियक या हृदय से संबंधित जो श्वास फूलना होता है, जिसे ही कार्डियक अस्थमा कहा जाता है। और ये हृदय से क्या संबंध है श्वास का? तो आप सभी को मालूम होगा कि हार्ट जो होता है ना, वो ब्लड का पंपिंग करता है। क्या करता है? ब्लड को पंप करके पूरे शरीर में प्योर ब्लड भेजने का काम हार्ट को होता है, ठीक है। शरीर के पूरे सेल, टिश्यू, ऑर्गन या सिस्टम में प्योर ब्लड भेजने का काम हार्ट के द्वारा किया जाता है। हार्ट जब पंप करता है तो प्रेशर के साथ प्योर ब्लड शरीर के डिफरेंट ऑर्गन या टिश्यू में जाता है। जब सेल टिश्यू में प्योर ब्लड जाएगा तो प्योर ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होता है, और उस ऑक्सीजन जो है शरीर के कोशिकाओं के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अगर हार्ट के मसल्स ने अच्छा पंपिंग किया और ब्लड को पंप करके शरीर की कोशिकाओं में भेज दिया, तो ये शरीर के लिए काम हो गया, ठीक है। मगर हार्ट को खुद के काम करने के लिए भी प्योर ब्लड चाहिए ना, क्योंकि हार्ट भी तो मसल से ही बना हुआ है। क्या? हार्ट भी मसल से बना हुआ है, और हार्ट के मसल्स को भी काम करने के लिए प्योर ब्लड चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। और प्योर ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा भी होना चाहिए, ठीक है। अगर प्योर ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा अगर पर्याप्त रहेगा तो हार्ट के मसल को भी प्योर ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन अच्छा मिलेगा, ठीक है। तब जाकर के हार्ट के मसल अपना प्रॉपर काम करेगा। हार्ट के मसल्स में भी प्रॉपर चयापचय क्रिया होगा, हार्ट के मसल्स में प्रॉपर मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होगा। ये तभी संभव होगा जब हार्ट के मसल को भी प्योर ब्लड मिलेगा, काम करने के लिए प्योर ब्लड मिलेगा तो ऑक्सीजन मिलेगा, और ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में हार्ट को मिलेगा तो वो भी अपना प्रॉपर काम करेगा, ठीक है। अगर बाय गॉड अगर हार्ट के मसल्स को पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं मिला, और ब्लड क्यों नहीं मिलता है पर्याप्त मात्रा में? हो सकता है कि हार्ट के मसल्स को प्योर ब्लड सप्लाई करने वाले आर्टरी का क्या नाम है? कोरोनरी आर्टरी। क्या? कोरोनरी आर्टरी। याद रखिए, हार्ट के मसल्स को प्योर ब्लड पहुंचाने वाले आर्टरी का नाम है कोरोनरी आर्टरी, और कोरोनरी आर्टरी के माध्यम से हार्ट के मसल्स को प्योर ब्लड मिलता है, तब हार्ट के मसल्स अपना प्रॉपर काम करता है, ठीक है। हाँ, तो हार्ट के मसल्स में मतलब हार्ट के बाहर के लेयर, हार्ट के बीच के लेयर और हार्ट के अंदर के लेयर। हार्ट के बाहर के लेयर को क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। बीच के मसल्स को मायोकार्डियम, और अंदर के मसल्स को एंडोकार्डियम। अब ये तीनों जो लेयर है मसल से बना हुआ है। अंदर भी सेप्टम है दीवार के रूप में, है ना। तो ये जितना भी सब चीजें बना हुआ है ना, हार्ट का जो आकार है सब मसल से बना हुआ है, टिश्यू से बना हुआ है, और उनको काम करने के लिए प्योर ब्लड चाहिए, और प्योर ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन चाहिए। अब इन सभी मसल्स को, इन हार्ट के सभी मसल्स को, हार्ट के सभी टिश्यू को, हार्ट के सभी सेल्स को प्योर ब्लड कोरोनरी आर्टरी के माध्यम से मिलता है। कोरोनरी आर्टरी हार्ट के अंदर जाकर के कई अलग अलग ब्रांच में बढ़ जाता है, पतले पतले ब्रांच में बढ़ जाता है, जो कैपिलरी में कन्वर्ट होकर के हार्ट के हर एक सेल टिश्यू को, है ना,
ब्लड सप्लाई करता है, प्योर ब्लड सप्लाई करता है, और उन प्योर ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा प्रॉपर रहता है, उचित मात्रा में रहता है, तब जाकर के हार्ट अपना प्रॉपर काम करता है। ठीक है, अगर हार्ट के मसल्स को प्रॉपर मात्रा में, उचित मात्रा में अगर ब्लड सप्लाई नहीं होगा, अब क्यों नहीं हो रहा है उनका आपको कारण ढूंढना है। क्यों नहीं हो रहा होगा? या तो हार्ट के मसल को ब्लड सप्लाई करने वाली कोरोनरी आर्टरी के कोई भी ब्रांच में, कोई भी शाखा में अगर कोई क्लॉट आकर फंस गया, खून का थक्का आकर के फंस गया, तो जहां पर खून का थक्का जमा है वहां तक तो ब्लड सप्लाई रहेगा, मगर आगे के जो ब्लड सप्लाई वाला जो ब्रांच है उसमें खून की कमी हो जाएगा, और उस खून की कमी हार्ट के उस मसल में भी होगा जहां पर उस ब्रांच का संबंध है। ठीक है, तो ब्लड क्लॉट जहां फंसा वहां तक प्योर ब्लड तो मिलेगा, लेकिन जहां से ब्लड क्लॉट आया उनके आगे के मसल्स को, टिश्यू को ब्लड सप्लाई नहीं मिलने की वजह से हार्ट के आगे के टिश्यू या कोशिका को ऑक्सीजन ठीक से नहीं मिलेगा, और उस ऑक्सीजन की कमी की वजह से हार्ट के मसल्स में थकान पैदा होगा, उनका दम घुटना चालू हो जाएगा, उनमें सफोकेशन चालू होगा। किसमें? हार्ट के मसल्स में। और जब हार्ट के मसल्स में थकान होगा, कमजोरी होगा, सफोकेशन होना चालू हो जाएगा, हार्ट के मसल का दम घुटेगा, तो उस दम घुटने की वजह से हार्ट का पंपिंग ठीक से नहीं होगा, और हार्ट का पंपिंग ठीक से नहीं होगा तो शरीर के सेल्स तक जो प्योर ब्लड जाना चाहिए वो ठीक से नहीं जाएगा, और उस प्योर ब्लड के कमी के कारण, कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी के कारण शरीर में दम घुटना चालू हो जाएगा, श्वास फूलना चालू हो जाएगा, जल्दी थकना चालू हो जाएगा। इस कंडीशन को कार्डियक अस्थमा के नाम से जानते हैं, जो हार्ट के कमजोरी की वजह से आते हैं, हार्ट के दम घुटने की वजह से आते हैं, हार्ट के थकान की वजह से आते हैं। ऐसे कंडीशन से होने वाले दम घुटने की स्थिति को कार्डियक अस्थमा के नाम से जाने जाते हैं। उसके कारण सीने में भारीपन, सीने में कभी कभी दर्द हो सकता है, श्वास लेने में कठिनाई हो सकता है, यह सब लक्षण आता है। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 प्रकार के अस्थमा न्यूरोथेरेपी के अनुसार है। पहले अस्थमा जो ओरिजिनल अस्थमा है, जिसमें रोगी को श्वास लेने में तकलीफ होता है, जिसमें जो श्वास नली है उनमें क्या होता है? कॉन्ट्रिक्शन होता है। क्या होता है? कॉन्ट्रिक्शन होता है। एसिड बढ़ने की वजह से हो, चाहे किसी भी कारण की वजह से हो, श्वास नली सिकुड़ जाता है। ठीक है, या श्वास नली में कॉन्ट्रिक्शन होता है, या श्वास नली नैरो हो जाता है, सकरा हो जाता है, जिसकी वजह से नाक द्वारा श्वास लिए गए ऑक्सीजन लंग्स तक प्रॉपर नहीं जाता। तो ऐसे कंडीशन में श्वास लेने में कठिनाई होता है, तो ऐसे कंडीशन को अस्थमा कहते हैं। दूसरे कंडीशन में, दूसरा प्रकार का जो अस्थमा है ब्रोंकाइटिस के नाम से जानते हैं, जिसमें श्वास नली में सूजन आ जाते हैं, श्वास नली में इन्फ्लेमेशन आ जाते हैं। ऐसे कंडीशन को ब्रोंकाइटिस के नाम से जानते हैं, जिसमें रोगी को श्वास छोड़ने में तकलीफ होते हैं। और तीसरे प्रकार का जो अस्थमा है, जो हार्ट की कमजोरी की वजह से आते हैं, हार्ट के मसल के प्रॉपर वर्क नहीं करने की वजह से आते हैं, जिसकी वजह से रोगी को थकान, श्वास छोड़ने में तकलीफ होता है, श्वास लेने में तकलीफ हो सकते हैं, शरीर में श्वास फूलना चालू हो जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन को कार्डियक अस्थमा के नाम से जानते हैं। तो ये 3 प्रकार के अस्थमा आप याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल, ट्रीटमेंट डायरेक्टली नहीं बता पाएंगे क्योंकि कारण के आधार पर ट्रीटमेंट अलग अलग होते हैं। तो अभी आपको बताए हैं, क्या 3 कारण आपको बताए हैं। फिर भी इनके अलावा चौथा, 5वां, 6वां कारण भी हो सकता है। तीनों प्रकार के अस्थमा का, हर अस्थमा का अलग अलग उपचार है, याद रखना। हर अस्थमा का, चाहे अस्थमा हो, चाहे ब्रोंकाइटिस हो, चाहे कार्डियक अस्थमा हो, तीनों का उपचार या ट्रीटमेंट अलग अलग है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, अब तीनों का लक्षण क्या है? अब तीनों का लक्षण आपको बताया। व्यक्ति को श्वास छोड़ने में या लेने में तकलीफ है। ठीक है, साथ ही व्यक्ति को खांसी आ सकता है, सीने में भारीपन हो सकता है, शरीर में कमजोरी, थकान हो सकता है, शरीर में ऑक्सीजन की कमी की वजह से मस्कुलर पेन हो सकते हैं, शरीर में ऑक्सीजन की कमी की वजह से शरीर में सूजन भी आ सकता है, ऑक्सीजन की कमी से सूजन आ सकता है। ठीक है, इनके अलावा अस्थमा का और क्या है? अस्थमा के वजह से खांसी के द्वारा बलगम या कफ निकल सकता है मुंह से। ठीक है, और
इनके अलावा और कई पीठ के पीछे दर्द आ सकते हैं, स्पाइन के आसपास एरिया में दर्द हो सकता है। जब किसी को अस्थमा की वजह से अगर खांसी आता है तो उसके वजह से पेट में या कमर में जर्क लगता है तो उससे रिलेटेड समस्या पैदा हो सकता है। ये सामान्य लक्षण अस्थमा के हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन ब्रोंकाइटिस के क्या लक्षण है? ब्रोंकाइटिस का जो लक्षण होता है, श्वास छोड़ने में तकलीफ है, ठीक है। श्वास छोड़ने में तकलीफ होगा तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अंदर सूजन है एयर सेक में। जो लंग्स का जो सेल्स होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट जिसे हम लोग एल्वियोलाई बोलते हैं, अगर उस एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर ज़्यादा है तो उनको श्वास के द्वारा बाहर निकलना जरूरी है। अगर वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकल पाया श्वास छोड़ने पर ब्रोंकाइटिस की वजह से, तो लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड की जमावट ज़्यादा होगा और उसके वजह से लंग्स में एसिडोसिस की मात्रा बढ़ेगा। और जब लंग्स में एसिडोसिस की मात्रा बढ़ेगा तो शरीर में एसिडोसिस की मात्रा बढ़ेगा और उसके वजह से शरीर में सूजन भी आ सकता है, शरीर में सफोकेशन हो सकता है, एसिड की वजह से सीने में जलन भी हो सकता है, ठीक है। ये सब लक्षण ब्रोंकाइटिस की वजह से आ सकता है। और अंदर म्यूकस बाहर जो निकलना चाहिए वो नहीं निकल पाया तो अंदर म्यूकस जमा होने की वजह से एल्वेलाई पूरा ब्लॉक हो सकते हैं, ठीक है, पूरा। और उसके वजह से जो एल्वेलाई है वो कड़क भी हो सकता है, टाइटनेस हो सकता है, हार्ट का मसल टाइट हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ब्रोंकाइटिस के लक्षण हो सकते हैं। और कार्डियक अस्थमा का लक्षण आपको बताया था, इसमें तो हार्ट तो कमजोर रहता ही है, हार्ट का मसल प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता प्योर ब्लड के सप्लाई नहीं होने से, और साथ ही इनके वजह से चाहे चलने पर हो तो कार्डियक अस्थमा ज़्यादातर उन लोगों को होते हैं जब कोई व्यक्ति थोड़ा सा काम कर लिए या चलने पर श्वास फूलता हो या सीढ़ी चढ़ने पर श्वास फूलता हो या कोई व्यक्ति पहाड़ चढ़ता है और उनको श्वास फूलता है, तो ऐसे कंडीशन हार्ट की कमजोरी की वजह से या हार्ट की गड़बड़ी की वजह से होने वाला अस्थमा होता है, या श्वास फूलता है या श्वास भरता है। ऐसे कंडीशन को कार्डियक अस्थमा कहते हैं। कार्डियक अस्थमा सिर्फ काम करने चलने पर ही होता है, ठीक है। ओरिजिनल अस्थमा बैठे या लेटे हुए अवस्था में होते हैं, ब्रोंकाइटिस श्वास छोड़ने पर होता है, ठीक है। तो ये आप लक्षण आप समझ लीजिएगा। अगर हार्ट में कमजोरी है तो ये कार्डियक अस्थमा तो होगा ही, इनके अलावा कई और लक्षण हो सकता है। चेस्ट पेन हो सकता है, एंजाइना कहते हैं। चेस्ट पेन को क्या बोलते हैं? एंजाइना। सीने के दर्द को एंजाइना पेन कहते हैं। इनके अलावा आपके आर्म में दर्द हो सकते हैं, बाह में दर्द हो सकते हैं दबाने पर, पीठ के पीछे शोल्डर ब्लेड के निचले भाग में दबाने पर दर्द हो सकते हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड के शोल्डर ब्लेड के नीचे दर्द हो सकते हैं, ठीक है। कंधे के बीच, कंधे में जो है जॉइंट है, खांचा है, मसल्स, वहां पर दर्द हो सकते हैं। इनके अलावा शरीर में सूजन हो सकते हैं हार्ट की कमजोरी की वजह से। 24 घंटे नहीं रहेंगे मगर जब भी काम करेंगे तो उस अवस्था में शरीर में सूजन आ जाते हैं हार्ट की गड़बड़ी से, ठीक है। तो हार्ट की वजह से होने वाले लक्षण कार्डियक अस्थमा में भी दिख सकते हैं। और जब हार्ट का पंपिंग प्रॉपर नहीं रहेगा तो कोशिका, शरीर के डिफरेंट पार्ट के जो कोशिकाएं हैं उनमें भी प्योर ब्लड की कमी के कारण ऑक्सीजन की कमी होगा, और शरीर की जितने भी कोशिकाओं में जो चयापचय क्रिया ऑक्सीजन के कारण होना चाहिए वो उनमें कमी होगा, तो प्रॉपर केमिकल नहीं बनेगा, तो केमिकल इम्बैलेंस होने की वजह से कई सारे अन्य बीमारियां भी आ सकते हैं, जो छोटे या बड़े कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ट्रीटमेंट। तो अभी हार्ट के जो कमजोरी की वजह से आए हुए कारण के आधार पर अलग ट्रीटमेंट है, अस्थमा का अलग ट्रीटमेंट है, ब्रोंकाइटिस का अलग ट्रीटमेंट, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब जो अस्थमा का जो इलाज है वो कारण के आधार पर है। तो सबसे मैंने आपको पहले यही बताया गया था कि ये जो तीनों प्रकार का अस्थमा है उनके अलग अलग कारण हैं, तो वो कारण को समझते हुए आपको उपचार करना है, ट्रीटमेंट देना है। तो सबसे पहले आते हैं अस्थमा। अस्थमा को कई लोग एलर्जिक अस्थमा बोल देते हैं, ठीक है। सामान्य भाषा में आप लोग देखे होंगे कई लोग लिखते हैं एलर्जिक अस्थमा, तो वही एलर्जिक अस्थमा ओरिजिनल अस्थमा है शरीर में। और ये एलर्जिक अस्थमा हो या दमा हो तो उनके होने का क्या क्या कारण हो सकता है। अब आपको बताया गया था कि श्वास नली में कॉन्ट्रिक्शन आ जाते हैं या संकुचन आ जाते हैं या श्वास नली सिकुड़ जाता है, तो आपको ये देखना है कि ये जो श्वास नली है वो क्यों सिकुड़ा, उनमें संकुचन क्यों आया, उनमें कॉन्ट्रिक्शन क्यों आया, आपको यही समझना है ना। अब कॉन्ट्रिक्शन आने का क्या क्या कारण हो सकता है, या तो
आप न्यूरोथेरेपी के अनुसार जाएंगे तो उनके म्यूकस जीरो में ज़्यादा दर्द होगा, यानी कि एसिड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है पहले कारण। एसिड ज्यादा बढ़ा हुआ है। हाँ, एसिड बढ़ने की वजह से श्वास नली सिकुड़ जाता है, लूज हो जाता है, ढीला हो जाता है। जब भी कोई मसल मेम्ब्रेन ढीला होगा तो कहीं पर फूला होता है, कहीं पर सिकुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो ये एसिड की वजह से श्वास नली नरम हो जाता है और नरम होकर के ये बीच बीच में सिकुड़ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से सांस जो लेते हैं ना वो लंग्स तक नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से श्वास लेने में कठिनाई होती है, लंग्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक। पहला कारण एसिड बढ़ने के वजह से। दूसरा जो कारण है, कोई भी इन्फेक्शन की वजह से, इन्फेक्शन, कोई भी वातावरण में एटमॉस्फेयर में इन्फेक्शन है, चाहे वायरल इन्फेक्शन हो चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वो इन्फेक्शन अगर ज़्यादा दिन तक श्वास नली में अगर चिपका रह गया, जमा रह गया या लंग्स के अंदरूनी भाग में चला गया, तो ये इन्फेक्शन ज़्यादा दिन तक रहता है ना, तो वहाँ पर एसिड का माहौल बनता है और एसिड के माहौल बनने की वजह से वहाँ का जो मेम्ब्रेन है, मसल्स है, वो लूज हो जाते हैं, ढीला हो जाता है, ठीक है, जिसके वजह से और साथ ही वो इन्फेक्शन फिर बहुत दिनों तक रहता है शरीर में, तो अपनी संख्या में ग्रोथ करता है। अगर कोई 2-4 इन्फेक्शन गया, वो वहीं पर कई दिनों तक जमा हो गया श्वास नली में और वो बढ़ते 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 बहुत ज़्यादा संख्या में बढ़ गया, तो ये श्वास नली के जो रास्ता है ना उनमें रुकावट आ जाता है, नैरो हो जाता है, जिसके वजह से श्वास अंदर जाने में कठिनाई होता है। तो इन्फेक्शन के कारण से श्वास नली सकरा हो जाते हैं, नैरो हो जाते हैं, संकुचन हो जाता है, जो अस्थमा का कारण है, ठीक है। अब इनके अलावा जो अगला जो कारण हो सकता है वो है कभी भी लंग्स में, ठीक है, केमिकल रिएक्शन हो गया, दवाइयों के साइड इफेक्ट हो सकता है, ठीक है, दवाइयों के साइड इफेक्ट खास करके जब कोई भी व्यक्ति किसी अन्य बीमारी के लिए दवाई खाते हैं, उस दवाई में कुछ भी हो सकता है जो शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है, ठीक है। तो उस हानिकारक पदार्थ का प्रभाव श्वास नली की कोशिकाओं पर पड़ता है और ये साइड इफेक्ट की वजह से वहाँ के मेम्ब्रेन लूज हो जाते हैं एसिड बढ़ने की वजह से, और लूज होने की वजह से श्वास नली का रास्ता सकरा हो जाते हैं, जो अस्थमा का कारण हो सकता है, ठीक है। इनके अलावा श्वास नली में म्यूकस का ज़्यादा बनने की वजह से, अगर म्यूकस ज़्यादा बनता है तो वो श्वास नली के रास्ते को क्या करता है, नैरो कर देता है, सकरा कर देता है, जो अस्थमा का कारण है। इनके अलावा श्वास नली में या लंग्स के एरिया में एक्सीडेंट होने के कारण, अगर कोई व्यक्ति के सीने के एरिया में बहुत ही गंभीर चोट लगा हुआ है और उस चोट की वजह से टिश्यू तो पहले इन्फ्लेमेशन होगा चोट लगने की वजह से हिस्टामाइन के कारण, ठीक है, पहले सूजन हो जाता है, मगर जैसे जैसे हीलिंग प्रोसेस होता है दवाइयों के माध्यम से या नेचुरल प्रोसेस के माध्यम से, तो बाद में ये जो सब दवाइयाँ हैं और ये जो चोट लगने की वजह से श्वास नली के मेम्ब्रेन है वो लचीला हो श्वास नली का जो मेम्ब्रेन लचीला होकर के रास्ता में रुकावट का काम करते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन का काम करते हैं, जो अस्थमा का कारण बन सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से कई अलग अलग कारणों की वजह से अस्थमा हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर उनको ठीक करना है तो आपके जो श्वास नली है वो नैरो है, तो नैरोइंग को सबसे पहले आपको खोलना है, तो ऑब्स्ट्रक्शन खोलना है, बंद नाड़ियाँ खोलना है, बंद वेसल्स खोलना है, बंद डक्ट को खोलना है, बंद ट्यूब को खोलना है। न्यूरोथेरेपी में पहला नियम क्या है, किसी भी कंडीशन में शरीर में आए हुए ऑब्स्ट्रक्शन को खोलना, बंद चैनल को खोलना। तो ये क्या है, एक प्रकार से डक्ट है, ट्यूब है, नली है, तो उनको खोलने के लिए आपको ट्रीटमेंट देना है। तो उनको खोलने के लिए आपको पहला ट्रीटमेंट क्या देना, 15 लेफ्ट मेडुला 6 लेफ्ट स्वीट इंटू 3 ट्रीटमेंट, ठीक है। इनके बाद दूसरा कारण क्या है, नैरोइंग है, एसिड बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो एसिड खोलने के लिए क्या है, तो पहले लंग्स के एरिया में जो कैपिलरीज है, जो मसल्स है, इनको रिलैक्स करने के लिए ट्रीटमेंट दे दीजिए। क्या ट्रीटमेंट दोगे, रिलैक्स करने के लिए 4 मेडुला क्लॉकवाइज T1 T2 रामन और नेक की साइड इतना दे दोगे तो गर्दन के क्षेत्र से लंग्स तक का जो एरिया है वो रिलैक्स हो जाएगा, वहाँ का मसल रिलैक्स हो जाएगा, ब्लड कैपिलरी फ्री हो जाएगा, है ना, कुछ हल्कापन महसूस होगा। 4 मेडुला क्लॉकवाइज T1 T2 प्लस 3 रामन प्लस नेक की साइड, ठीक है। फिर तीसरे नंबर में क्या दोगे,
डायग्नोस करता है। एसिड ट्रीटमेंट, म्यूकस जीरो में दर्द है, ठीक है, क्योंकि हम टारगेट ट्रीटमेंट को ही ध्यान दे रहे हैं कारण के आधार पर। तो म्यूकस जीरो में दर्द है तो एसिड ट्रीटमेंट देना, ठीक है। और इसके बाद क्या हो सकता है, एलर्जिक के लिए भी एसिड ट्रीटमेंट देंगे। मेडिसिन साइड इफेक्ट के लिए आपने कुछ दिया नहीं है तो हो सकता है कि आप इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट पहले दे देना। कहाँ पर, सेकंड नंबर में इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट दे देना, वो ज़्यादा बेहतर है। फिर उसके बाद ही फॉर्मेडुला क्लॉकवाइज T1 T2 रामन देना, फिर इसके बाद एसिड ट्रीटमेंट देना, फिर एसिड ट्रीटमेंट के बाद आप क्या देना है, हेपरिन, ठीक है। और फिर लास्ट में एक ऑक्सीजन ट्रीटमेंट दे देना। ऑक्सीजन ट्रीटमेंट देने के बाद फिर आपको जो लगता है उचित फिजिकल ट्रीटमेंट देना, ठीक है। ये आप ये ट्रीटमेंट टारगेट ट्रीटमेंट के रूप में रख सकते हो अस्थमा के लिए, ठीक। इसके बाद है ब्रोंकाइटिस। तो ब्रोंकाइटिस होने का क्या कारण हो सकता है? ब्रोंकाइटिस का मेन कारण है लंग्स के एरिया में मार लगने की वजह से श्वास नली में सूजन आ जाता है। इन्फेक्शन की वजह से, इन्फेक्शन अगर ज़्यादा दिन तक अगर रहा तो श्वास नली में इन्फ्लेमेशन आ जाता है, जिसकी वजह से श्वास नली में इन्फ्लेमेशन की वजह से श्वास छोड़ने में तकलीफ होते हैं, ठीक है। इनके अलावा ज़्यादातर लिक्विड ज़्यादा पीने की वजह से मसल टाइट हो जाते हैं, म्यूकस ज़्यादा बनते हैं और म्यूकस ज़्यादा बनने की वजह से भी ब्रोंकाइटिस हो सकते हैं, ठीक है। और इनके वजह से श्वास नली में इन्फेक्शन होगा तो श्वास छोड़ने में तकलीफ हो सकते हैं। सीने में भारीपन होगा, ठीक है, ये तो लक्षण है। तो ये कारण को आपको क्या देना है, तो ये इन्फ्लेमेशन है। तो इन्फ्लेमेशन को ठीक करना है तो क्या करना है, सबसे पहले आपको इन्फ्लेमेशन ट्रीटमेंट देना, ठीक है। इनके बाद आपको लगता है कि श्वास छोड़ने में तकलीफ है या अंदर म्यूकस ज़्यादा है तो आप नॉर्मल ट्रीटमेंट दे सकते हो, ठीक है, नॉर्मल ट्रीटमेंट दे सकते हो। इसमें ये जो श्वास नली है ना वो फैला हुआ रहता है, ज़्यादातर फैला हुआ। तो फैले हुए कंडीशन में डक्ट को सिकुड़ना है, तो सिकुड़ने के लिए क्या करोगे, 15 राइट मेडुला 6 राइट स्पीड देना। हाँ, 15 राइट मेडुला 6 राइट स्पीड देना, इंटू 3 ट्रीटमेंट देना। उसके बाद ही नॉर्मल ट्रीटमेंट देना। और नॉर्मल ट्रीटमेंट देने के बाद आप क्या कर सकते हो, उनको ऑक्सीजन ट्रीटमेंट देना, ठीक है। हाँ, और ये ट्रीटमेंट आप कंटिन्यू कुछ दिन तक रखिए। तो इस प्रकार से आप ट्रीटमेंट सेट कर सकते हो ब्रोंकाइटिस के लिए। और इसी प्रकार जो तीसरा प्रकार का जो अस्थमा है, तीसरे प्रकार का जो अस्थमा वो है कार्डियक अस्थमा। और कार्डियक का मतलब हार्ट से रिलेटेड है, तो आपको इधर उधर ज़्यादा सोचना नहीं है। तो आपको क्या करना है, हार्ट को ठीक करना। और हार्ट में क्या प्रॉब्लम है, कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो सकते हैं, ब्लड सप्लाई कम है, ऑक्सीजन की कमी है, हो सकता है कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा होगा, ये भी तो फैक्टर है ना। कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने की वजह से हार्ट में प्रॉब्लम आता है, ब्लड क्लॉटिंग की वजह से हार्ट में प्रॉब्लम आता है, इन्फेक्शन की वजह से हार्ट में प्रॉब्लम आता है, एसिड बढ़ने की वजह से हार्ट में प्रॉब्लम है। ये सब फैक्टर को ध्यान में रख करके, कारणों को ध्यान में रख करके आपको ट्रीटमेंट देना है। तो सबसे पहले आपको क्या ट्रीटमेंट देना है, हार्ट के लिए एंजाइना ट्रीटमेंट या एथ्रो, एक ही नाम है, एंजाइना और एथ्रो एक ही फार्मूला है, नाम अलग अलग है, ठीक है। या कार्डियक ट्रीटमेंट इसी को भी कहते हैं, कार्डियक ट्रीटमेंट भी बोल सकते हैं, जिनमें पहला है फॉर्मेडुला क्लॉकवाइज T1 T2 रामन प्लस नेग्लिसर, ये देना। इनके बाद सेकंड नंबर में 10 पेन 2 थायराइड देना, 10 पेन 2 थायराइड। फिर इनके बाद तीसरे नंबर पे क्या करना, 1 गॉल 4 लीवर 2 ट्रीटमेंट या 1 पॉइंट लीवर इंटू 2 ट्रीटमेंट, ये देना। इसके बाद क्या करना, एसिड बढ़ा है तो एसिड ट्रीटमेंट ऐड कर दीजिए और लास्ट में हेपरिन दे दीजिए, ठीक है। ये फार्मूला दीजिए और प्लस फिजिकल पॉइंट में उल्टा उल्टा देना 135 डिग्री में, ठीक। तो ये फार्मूला आपके हार्ट के लिए है। और बीच बीच में उस रोगी का पेट भी सेट करना, क्योंकि ज़्यादातर हार्ट का जो प्रॉब्लम आता है ना, पेट की गड़बड़ी के वजह से गैस ज़्यादा बनना। तो गैस बनने की वजह से लगभग 80-90% से ज़्यादा जो प्रॉब्लम है हार्ट में अपना इफेक्ट डालता ही है। तो गैस बनने नहीं देना, पेट को सेट करके रखना। कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है तो कोलेस्ट्रॉल या चर्बी वाले चीज़ें बंद कर देना खाने में,
ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, तो इस प्रकार आप अलग अलग प्रकार के अस्थमा को ठीक करने के लिए फार्मूला दे सकते हो। और आपको समझ में आ गया है तीनों प्रकार के अस्थमा क्या है, तो किसी भी रोगी को इस तरह से आप सवाल जवाब कर करके आप पता लगा सकते हो कि कौन से प्रकार के अस्थमा है। ठीक, और कुछ जानकारी होगा तो आप अपने मन में जो भी सवाल होगा आप नोट डाउन करके रखना। जो भी सवाल है आप यहीं पर पूछ सकते हो, मैं कहीं नहीं हूँ, आपके साथ हूँ, चाहे वीडियो कॉलिंग के माध्यम से हो चाहे जैसे भी माध्यम से हो। ठीक है, अभी के लिए ठीक।